दोस्तों आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर और आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों आज मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। कहीं ना कहीं हम सब लोगों को जीवन में उस सुविधा का लाभ लेने की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो अब क्या है कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस टॉपिक पर आपको बताऊँ और आप ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बने। दोस्तों आज आप और मैं, एक रिपोर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं सिबिल रिपोर्ट। सिबिल एक तरह का ना आपका क्रेडिट स्कोर होता है। क्रेडिट स्कोर का मतलब ये है कि जैसे आपका बैंकों से जो ट्रांजैक्शन हो रही है, बैंकों से या कहीं किसी मोबाइल को, कहीं किसी लैपटॉप को या कहीं किसी चीज़ को आपने फाइनेंस कराया, फाइनेंस करवाने के बाद उसकी किस्तें टाइम पर गई नहीं गई, किस बैंक के साथ आपका क्या डिफ़ॉल्ट है, किस बैंक से आपने क्या लोन लिया हुआ है, चाहे वो पर्सनल लोन है, चाहे वो हाउसिंग लोन है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस ले रखे हैं आपने, हाउस होल्ड गुड्स ले रखे हैं, उन सब की ना एक क्रेडिट हिस्ट्री जाके बनती है। और वो क्रेडिट हिस्ट्री जिस रिकॉर्ड में जाती है उसको बोलते हैं सिबिल। और एक तरह से उसको आपका CIR भी बोलते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है ये एक तरह से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जो इसको रिपोर्ट जनरेट करती है। उस रिपोर्ट के बेसिस पर ही कोई भी बैंक, चाहे वो बैंक है, चाहे वो NFC है, NFC है, मतलब कोई भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो भी आपको लोन देगा वो आपको उसी के आधार पे देगा। और उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे मैं आपको जानकारी देकर अवगत कराऊंगा कि आपको किन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखकर ही कोई चीज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो शॉर्ट में पहले मैं आपको पैन कार्ड के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, पैन कार्ड एक टैक्स नंबर होता है। जैसे आप मतलब सब जानते ही होंगे, पैन कार्ड मतलब एक तरह से परमानेंट अकाउंट नंबर है। परमानेंट अकाउंट नंबर का सही मायने में हमारे यहाँ बहुत कम लोग ही इसको समझ पाते हैं कि पैन है क्या। पैन एक्चुअल में क्या है कि आप एक टैक्स पेयर हैं या एक नॉन टैक्स पेयर है, मतलब अगर आप टैक्स भरते हैं या आप टैक्स नहीं भरते। कुछ जगहों पे पैन को ना मैंडेटरी सा कर दिया गया है। मतलब अगर आप ITR भर रहे हैं तो आपका ITR मतलब इनकम टैक्स की जो रिटर्न है, अगर आप वो भर रहे हैं और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स भर रहे हैं, आप अपनी इनकम का लेखा जोखा सरकार को दे रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका टैक्स 0 बन रहा हो या आपकी टैक्स की लायबिलिटी बन रही हो। वो टैक्स की लायबिलिटी 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक हो सकती है। जिसकी जैसी इनकम वैसा उसका टैक्स बनता है। पर ये एक ITR डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, वो आपका इनकम टैक्स का जो रिटर्न आप फाइल करते हैं उसी को ITR बोलते हैं। और ITR के लिए आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, टैक्स नंबर। टैक्स नंबर होगा तभी आप ITR बनेंगे ना। और टैक्स नंबर मेरे हिसाब से जिसके पास टैक्सेबल इनकम नहीं भी बन रही ना, वो भी परमानेंट अकाउंट नंबर उसके पास होना, अगर 18+ है तो उसके पास ये होना मैंडेटरी है। आज की डेट में आधार को भी पैन से लिंक किया जा रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास 18 साल होते ही आप बनवा लें। आप चाहे एम्प्लॉयड हैं, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे नॉन एम्प्लॉयड हैं, यू हैव टू हैव दिस पैन कार्ड। तो दोस्तों पैन कार्ड का तो आप लोगों को समझ में आ गया। पैन कार्ड के बाद अब हम बढ़ते हैं सिबिल की तरफ। देखिए दोस्तों, सिबिल का सही मायने में जो मतलब है वो एक तरह से जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, जैसे बैंक्स होते हैं, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, चाहे वो शहरी बैंक हो। आजकल छोटे छोटे ना NFCs भी खुल गए हैं। NFCs का मतलब है जैसे मतलब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो नहीं है पर वो फिर भी फाइनेंस करते हैं। चाहे आप मुथूट फाइनेंस को ले लो, चाहे छोटे छोटे SMEs खुले हैं जो आपको ना मतलब किसी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। आई मीन टू से कि जैसे आप मेरे अपनी नॉलेज में एक क्रेड जैसे एक ऐप है, बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको लोन देने लग गई है। वो परमानेंट एक फुल टाइम बैंकर ना होकर भी वो एक फाइनेंस कंपनी बन गई है।
तो उनको भी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट से ही पता लगता है कि आप क्या हैं। क्योंकि देखो मुंह से तो सभी देखने से अच्छे लगते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेने से, अच्छा साज कर लेने से ये नहीं है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी है। और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का सही मायने में जो ब्यौरा मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, मतलब अगर किसी बैंक ने आपको पैसा देना है तो वो किसके पास जाए, आपके पड़ोसी के पास जाए या आप जिन जिन लोगों से डील कर रहे हो उनके पास जाए, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। तो बैंक जो है, कोई भी बैंक जो पैसे दे रहा होता है वो आपका लेंडर हो जाता है। तो पैसे लैंड करने वाले को एक तरह से हमारे ही कंट्री में हमारी ही गवर्नमेंट ने एक तरह से एक यूनिट बना दी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दी है। उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी का काम होता है सिबिल को मेंटेन करना। वो आपको स्कोर देती है किस बेसिस पर, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे। आपने किस बैंक से क्या लिया, किस बैंक को क्या दिया, किस बैंक का आपने डिफॉल्ट किया, किसका आपने डिसऑनर करवा दिया चेक, या फिर जो भी आपके डेटर्स क्रेडिटर्स होते हैं, अगर आप उनके साथ भी कोई डिफॉल्ट करते हैं तो एक समय के बाद वो भी रिपोर्ट होना शुरू हो जाता है। पर अभी हम फिलहाल यहाँ इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल, तो आप बैंक्स तक समझिए। तो बैंक्स आपको क्रेडिट स्कोर देते हैं। अमूलन दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद से काम करते हैं और खुद का रोजगार चलाते हैं, चाहे वो एक किराने की दुकान हो, चाहे एक मोबाइल की दुकान हो, चाहे जैसा मैं काम करता हूँ अपना फ्रीलांसिंग काम, वो भी एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही है। दूसरा होता है सर्विस क्लास। सर्विस क्लास में तो ये कहने की बात ही नहीं है कि आप पैन कार्ड बनवाएंगे और आप तभी जॉब पाएंगे, क्योंकि वो सर्विस वाले जो है ना आपकी सैलरी के ऊपर ही पहले ही एडवांस में टीडीएस काट लेते हैं, ताकि साल के लास्ट में जाकर ये प्रॉब्लम ना हो कि सर मेरे पास तो टैक्स भरने के पैसे नहीं है, जो सैलरी आई थी वो हम खा गए। इस तरह के कंपनी के ऊपर भी बाद में कोई एलिगेशन लग जाता है कि एम्प्लॉयज टैक्स नहीं भरते इस कंपनी के। तो इसलिए कंपनी पहले से ही आपकी सैलरी का जो भी अमाउंट है, आप 50 कमाते हैं, लाख कमाते हैं, उसके ऊपर कंपनी एक फिक्स अमाउंट टीडीएस के रूप में काट कर ही पेमेंट देती है और वो टीडीएस सर्टिफिकेट आपको दे देती है। जब साल के एंड में आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप उस टीडीएस सर्टिफिकेट को अपने अकाउंटेंट को देते हैं और वो कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आपका क्या टैक्स बना, उसके बेसिस पे कितना आपकी कंपनी ने आपका जमा करा दिया है। अगर और भरना है तो वो और भरने को बोल देते हैं, या फिर जो रिफंड आता है उसके लिए प्रोसेस कर देते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो थी पैन कार्ड और आईटीआर से जुड़ी हुई बात। सिबिल से हम जुड़ी हुई बात का भी मेन ब्यौरा हम आपको दे चुके हैं। आप ये देखिए ये स्कोर कितने से स्टार्ट होता है और इसका मैक्सिमम क्या है। ये स्कोर 300 से स्टार्ट होकर 900 तक जाता है। दोस्तों 300 का मतलब एक स्टार्टिंग स्कोर है। इस स्कोर को जो कंपनी देती है, मैं आपको बता चुका हूं कि ये सिबिल वालों का काम है आपके स्कोर को मेंटेन करना। किस बेसिस पर? आपकी लोन की जो ईएमआईज हैं उनके बेसिस पर आपको सिबिल रिपोर्ट करता है। और ये सिबिल को रिपोर्ट कौन करता है? ये बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हर महीने 30 डेज में एक बार रिपोर्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरी कोई ईएमआई है, मेरी ईएमआई बाउंस हो गई, तो सिबिल को 30 दिन के अंदर बैंक वालों को, जिसका भी वो ईएमआई था, वो रिपोर्ट करेगा सिबिल वालों को और सिबिल वाले उसको अपडेट करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर महीने आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है। तो दोस्तों वो जो सिबिल अपडेट करके जो जिस कंपनी का नाम होता है वो ट्रांस यूनियन लिमिटेड होती है, मतलब एक तरह से पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आप यूं भी कह सकते हैं सरकार की एक इंस्टीट्यूशन है, सरकार की एक संस्था है। स्कोर मैंने आपको बताया 300 से शुरू होकर 900 तक होता है। 300 और 900 के बीच में ना कुछ स्लैब है, और ये स्कोर जरूरी नहीं है कि एक अच्छा पे मास्टर जो अपनी ईएमआई को अच्छा टाइम से पे कर रहा है तो उसका स्कोर हाईयर होगा। कभी कभी स्कोर अच्छे आदमी का भी लोअर हो जाता है। उसके क्या कारण है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर अभी आप ये मान के चलिए जो स्कोर है आपका, जिस बेसिस पर आपको आप बैंक से लोन मांगते हैं, बैंक क्या देखता है? बैंक देखता है सबसे पहले, वैसे तो और भी काफी सारी चीजें हैं। आपका देखेगा आप एक टैक्स पेयर हैं या नहीं है, मतलब आईटीआर मांगेगा, जिसको आपका इनकम सोर्स बोलते हैं। इनकम सोर्स के साथ साथ ये भी देखेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी बनती है। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि आपका पिछले कुछ बैंकों से लोन तो नहीं चल रहा, आपकी इनकम और आपकी ईएमआई में कितना गैप है। ये सब चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं आपको स्कोर के बारे में बताता हूँ पहले कि स्कोर कितना इंपॉर्टेंट है।
देखिए, स्कोर के बेसिस पे ही सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके बेसिस पर ही प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका स्कोर 650 से नीचे है, देखिए 300 से स्टार्ट होता है, तो मैंने 300 की बात नहीं करी, 400 की बात नहीं करी, 450 की बात नहीं करी, 500 की बात नहीं करी, मैं सीधा ही बात कर रहा हूँ 650 से नीचे। 650 से नीचे का मतलब है 300 से लेकर 650 तक अगर आपका स्कोर है, तो आपकी जो लोन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 4 से 5% है। मतलब आप किसी भी बैंक में फाइल डालेंगे, चाहे वो आपका हाउस लोन हो, चाहे वो रेनोवेशन लोन हो, चाहे वो मैरिज लोन हो, चाहे वो किसी भी तरह का पर्सनल लोन के अलावा कोई भी किसी भी तरह का लोन हो, एजुकेशन लोन भी क्यों ना हो, पर अगर सिबिल रिपोर्ट आपका जिस बेसिस पर दिया जा रहा है आपको लोन, अगर वो सिर्फ 650 से कम स्कोर कर रहा है, तो आपको उसके लिए लोन की फाइल तो प्रोसेस कर सकते हैं, पर आपके चांसेस जो है 2 से 5% ही है सक्सेस होने के। दूसरा है जो सेकंड बैंड आता है स्कोर का, वो आता है 650 से लेकर 699। मतलब आप ये मानिए कि 50 स्कोर आपका, अगर 650 से लेकर 700 तक का भी अगर स्कोर है, तो आपके थोड़े से चांसेस लोन के पास हो जाने के बढ़ जाते हैं। तो आपके चांसेस जो है लगभग 5.5-6% हो जाते हैं। मतलब 1-2% आपका चांस आपके जो नीचे स्कोर वाले लोग हैं उनसे बेहतर आपका स्कोर है, तो आपके 1-2% चांस बढ़ जाते हैं कि आपको लोन मिल जाए। पर अप्रोक्सीमेटली वही परसेंटेज है, 5 से 6% ही आपके चांस है कि आपका लोन अप्रूव हो। अब इसके बाद जो थोड़ा सा बेटर स्कोर होता है, वो होता है 700 से 750। अगर आपका स्कोर 900 में से 700 से 750 है, तो आपके लोन मिलने के जो चांसेस हैं आपको, वो 10% होते हैं। ये भी कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, पर आपको ये कि फाइल प्रोसेस कर सकते हैं। पर ये क्योंकि मैंने अभी आपको बीच में बोला था, कभी कभी एक अच्छे इंसान का भी स्कोर कम हो सकता है। स्कोर कम होने का कारण कुछ भी हो सकता है, वो कारण मैं आपको आगे डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि एक अच्छा इंसान, अच्छा पे मास्टर होने के बाद भी उसका स्कोर निरंतर कम होता जा रहा है, पर उसको बैंक में जब फाइल लगाई जाएगी तो सिर्फ यही नहीं देखा जाता, इसके अंदर भी पूरी की पूरी एक तरह से किताब खुल के आ जाती है जब सिबिल रिपोर्ट आती है, कि आपने किस बैंक से लोन लिया था, कब लिया था, कौन सी किस्त आपने ड्यू करी, कौन सी किस्त आपकी 90 दिन तक नहीं भरी गई, कौन सा चेक डिसऑनर हुआ, कौन से क्रेडिट कार्ड है आपके पास, क्रेडिट कार्ड का आप टाइम पे पेमेंट करते हैं नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीजें देखने के लिए, पर एक शॉर्ट में मैं आपको एक लेमैन की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चौथे नंबर पे स्कोर बैंड आता है आपका, वो होता है 750 से लेके 799। अगर आपका स्कोर 750 से 800 के बीच है, तो आपको लोन मिलने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। मतलब अगर आप कोई लोन प्रोसेस करवाते हैं किसी बैंक में, तो आपको 20 से 25% तक आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको 20% चांस है कि आपको लोन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे भी आपका जो चांसेस है वो कम ही है, पर उन 3 बैंड से तो ऊपर है ना, जिनका स्कोर 650 था या 650 और 700 था, या 700 और 750 था, उनसे तो आपका बेटर चांस है। अब इसके ऊपर एक टॉप बैंड आता है, वो होता है 799 के ऊपर। मतलब 800 से लेकर 900 तक जिसका भी जो भी स्कोर होगा, उसको बैंक सबसे पहले भागेगा। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, सबसे पहले उस आदमी को लोन देने के लिए उसकी फाइल को प्रोसेस करेगा। अब सिबिल अच्छा हो जाना ही एक अपने आप में मुख्य कारण नहीं है कि आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ पे तो लोन की जो एलिजिबिलिटी है वो चेक होगी, और वो एलिजिबिलिटी भी चेक करने का तरीका बताऊंगा। पर आप मुद्दे वाली बात समझिए कि अगर आपका स्कोर 800 से 900 के बीच में है, तो आपको लोन मिलने की संभावना 50% तक आपका लोन प्रोसेस हो सकता है। आपको लोन मिलने की संभावना 50% तक आ चुकी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं लोन की एलिजिबिलिटी के लिए, कि आप कभी भी कोई लोन लेना चाहते हैं, चाहे आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहें, चाहे आप लोन लेना चाहें आपके घर के लिए, चाहे आप पर्सनल लोन लेते हैं या कोई गाड़ी के लिए लोन लेते हैं, तो सभी चीज़ों में आपका सिबिल स्कोर तो चेक होता ही होता है। उससे के सिबिल स्कोर आपका अप्रूव होने के अलावा भी जो मेन चीज़ है, दैट इज लोन एलिजिबिलिटी। लोन एलिजिबिलिटी होती क्या है? मोटे तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ
ये एक तरह से ना कुछ क्रॉस चेक करते हैं कि आपकी इनकम और आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो कहाँ तक मैच कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब सबसे पहले इसमें आपकी इनकम चेक की जाएगी। इनकम का मतलब आपकी जो आय है। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो उस पर आपकी आईटीआर का ही एक आधार होता है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं होता आप अपनी इनकम प्रूफ करेंगे। तो जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होती है वो देखी जाती है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न कैसे कितने की भरते हैं। जैसे लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैं पिछले 16-17 सालों से आईटीआर भर रहा हूँ, तो अभी पिछले 4-5-6 सालों में जो भी मेरी आईटीआर रही वो एक एवरेज अमाउंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ 4-4.5 लाख रुपए की मैं आईटीआर भरता हूँ। तो 4-4.5 लाख से उनको ये मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि आप 50 और 50 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, सॉरी, 30 और 35 हजार रुपए आप महीना कमाते एज पर योर इनकम स्टेटमेंट विच इज आईटीआर, जो आपने गवर्नमेंट को इनकम टैक्स रिकॉर्ड करवाया, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। दोस्तों दूसरा फिर वो आपको चेक करते हैं कि आप 35,000 रुपए की आपकी ईएमआई है। फिर आपकी देखते हैं करंट ईएमआई। करंट ईएमआई आप अगर छुपाना भी चाहें, करंट ईएमआई जो आपकी चल रही है ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने ऑलरेडी कोई ना कोई हाउस होल्ड लोन ले रखा है, मान लीजिए अप्लायंसेस के लिए, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, एलईडी, फ्रिज, या कोई भी गैजेट, जैसे बच्चों के लिए कोई प्ले स्टेशन ले रखा है, या कोई भी चीज आपने स्कूटी फाइनेंस कर रखी है, तो फाइनेंस तो है ना। तो ऑलरेडी मान लीजिए आप 10,000 रुपए की ईएमआई भर रहे हैं और आपकी इनकम जो है वो 30 से 35,000 रुपए महीना है। तो इसमें वो बैंक देखता है कि यार 35,000 में से 10,000 की बंदा ईएमआई ऑलरेडी भर रहा है, 25,000 रुपए टोटल उसके पास बचते हैं। 25,000 में से ये मान के चलिए कि वो आपकी इनकम का आधा, मतलब ये मैं एक केस सिनेरियो समझा रहा हूँ कि इसको केस समझ लीजिए आप, कि एक आदमी 35,000 रुपए कमाता है, वो 10,000 रुपए की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईएमआई का बर्डन लेके चल रहा है। तो उसका लिविंग एक्सपेंस कितना है, जीने के लिए वो कितना खर्च करता होगा, तो जो भी उसकी सैलरी है उसका ऑलमोस्ट 50% आपको ये मानना पड़ता है कि ये सर्वाइवल है। अगर 35,000 रुपए उसकी इनकम है तो 17,500 या 18,000 रुपए उसका लिविंग एक्सपेंस होगा। तो लिविंग एक्सपेंस निकालने के बाद बंदा कितने पैसे ईएमआई दे सकता है? लगभग 16-17 हजार रुपए की ईएमआई, जिसमें से 10,000 रुपए की वो बंदा ऑलरेडी ईएमआई भर रहा है। अगर 10,000 रुपए की ऑलरेडी ईएमआई भर रहा है तो उसको सिर्फ 6-7 हजार रुपए की और ईएमआई वो भर पाएगा। तो इसी को बोलते हैं एलिजिबिलिटी। तो बैंक देखता है कि अगर सामने वाले ने ऐसा लोन मांगा है जिससे सिर्फ उसकी 6 या 7 हजार रुपए की ईएमआई और बढ़ती है, तो बैंक के आपको लोन मिलने के चांसेस का सक्सेस रेशियो जो है वो ज्यादा है, क्योंकि आपकी लोन एलिजिबिलिटी ये प्रूफ करेगी कि आप अभी 6-7 हजार रुपए अमाउंट ईएमआई का और भर सकते हैं। तो दोस्तों अब मोटे तौर पे 3 चीजें मैंने आपको बताई जिससे आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है। पहला आपका इनकम, जो कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी स्लिप शो करेगी और आईटीआर भी शो कर सकती है। और दूसरा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आईटीआर इज द मेन बेसिस ऑफ योर इनकम। तीसरी चीज होती है आपकी दूसरी चीज होती है आपकी करंट ईएमआई कितनी चल रही है। तीसरी चीज होती है आपका क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर के बारे में मैं बता चुका हूँ, करंट ईएमआई आप समझ ही चुके हैं, और इनकम आपको पता ही है कि इनकम का आधार आईटीआर होता है। तो दोस्तों ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन दे रहा है, ये उसकी एक तरह से इंटरनल क्रेडिट पॉलिसी हो सकती है ना, कि भाई हम इस पॉलिसी के ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे कि बंदा कितना कमाता है, कितने की उसकी करंट लायबिलिटी है और कितने की उसकी ऑलरेडी ईएमआई चल रही है। उसके बाद उसका एलिजिबिलिटी हम कैलकुलेट करके फिर ही उसको लोन प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी आज तक की इंफॉर्मेशन। आज मैं आपको इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि लोग सिविल को ढंग से अपडेट नहीं कर पाते। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों तो ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, इसलिए इस वीडियो को यहीं अंत करना पड़ रहा है मुझे। तो ये हमारा सिविल से जुड़ा हुआ पहला वीडियो हो गया। बाकी कंटेंट मैं आपको वीडियो नंबर 2 में दूंगा इसी से जुड़े हुए।
दोस्तों आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।